का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। साथियों, हम आपको समय समय पर कृषि क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन कैसे लें। मिलवाएंगे आज के हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरसों की अगेती खेती के लिए उत्तम समय है सितंबर। प्रदेश में कम बारिश से फसलों के नुकसान का होगा सर्वे। नींबू की खेती से किसान कमा सकते हैं दोहरा मुनाफा। कृषि अनुसंधान परिषद का ऐप देगा पशुओं में बीमारी की जानकारी। और बकरी की दुम्बा नस्ल का पालन फायदे का सौदा। सरसों की अगेती खेती की बुवाई के लिए सितंबर का अंतिम सप्ताह सही माना जाता है। सरसों के बढ़िया उत्पादन के लिए किसानों को विकसित किस्मों का उपयोग करना चाहिए। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि सरसों की बुवाई के दौरान समय और स्थान खास महत्व है। हर सीजन और सिंचित व असिंचित क्षेत्रों के लिए अलग तरह की किस्में विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि पूसा अग्रणी, पूसा महक, पूसा तारक, पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 27 और पूसा सरसों 28 जैसी किस्में अगेती सरसों की खेती के लिए अच्छी होती है। बहुत से किसान खरीफ में खेत खाली रखते हैं। ऐसे किसान इस समय सरसों की अगेती किस्मों की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि सरसों की अगेती किस्मों की बुवाई सितंबर से अक्टूबर महीने में ही होती है। राज्य के अधिकांश जिलों में असामान्य बारिश होने से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने फसलों के हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सर्वे के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अल्पवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में अल्पवृष्टि के कारण फसलें सूखने लगी हैं। गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व, कृषि विभाग और इंश्योरेंस कंपनी संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों को हुए नुकसान का आकलन करें। इसके आधार पर प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के निर्देशों की पालना करने को भी कहा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानों पर फसल खराब हुआ है वहां सर्वे और गिरदावरी की कार्रवाई पूरी करवा कर रिपोर्ट भिजवाएं। सरकार के इस कदम से किसानों को जल्द राहत दी जाएगी। नींबू के पौधे लगाने के लिए सितंबर माह अच्छा माना जा रहा है। इसके लिए किसान नींबू के बाग लगा सकते हैं। समय के साथ किसान भी खेती के प्रति नजरिया बदल रहे हैं। किसान ऐसी फसलों की खेती पसंद कर रहे हैं जिनकी मांग के साथ साथ कमाई भी अच्छी हो। रोहतक के उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने कहा है कि किसान सितंबर में भी नींबू के बाग लगा सकते हैं। इस फसल से दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान 10 से 15 फीट की दूरी पर इसके पौधे लगा सकते हैं। उससे पहले 2-3 फीट गहरे गड्ढे तैयार करें। पौधे लगाने के बाद 2.5 से 3 साल में ही फसल उगने लगती है। किसान को 1 एकड़ में अच्छा मुनाफा हो सकता है। नींबू एक ऐसी फसल है जिसकी बिक्री की चिंता किसानों को नहीं रहती है।
पशुपालक पशुओं में होने वाली बीमारी के लक्षण से कई बार अनजान रहते हैं। इसके समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक ऐप तैयार किया है, जिसके माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं को बचाने के वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालकों के लिए एक ऐप बनाया है। इसका नाम IVIR रोग नियंत्रण है। यह ऐप पशुओं में होने वाली बीमारियों और बचाव के बारे में पशुपालकों को बताएगा। इस ऐप में पशुओं को होने वाली बीमारियों की पूरी जानकारी दी गई है। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप की खास बात यह है कि इसमें दी गई सभी जानकारियां वीडियो के रूप में होंगी, जिसे किसान सुनने के साथ देख भी सकते हैं। ऐप में मादा पशुओं को होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनमें थनैला, अफरा, ट्रॉमेटिक, रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस, कीटोसिस, दुग्ध ज्वर और रुमिनल आदि बीमारियां प्रमुख हैं। कृषि के अलावा बकरी पालन एक ऐसा विकल्प है जो किसानों की आय को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। बकरी की दुम्बा नस्ल की इस समय बाजार में काफी मांग है। बकरी की दुम्बा किस्म का पालन रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। बाजार में दुम्बा नस्ल की अधिक मांग होने के कारण पशुपालकों की मोटी कमाई हो सकती है। दुम्बा नस्ल की बकरी की दुम चक्की की पाट की तरह गोल और भारी होती है। इस नस्ल के नर को बहुत पसंद किया जाता है। दुम्बा की खासियत है कि एक साल के दुम्बे का वजन 100 किलो के आसपास हो जाता है। मादा दुम्बा 7 महीने से लेकर 1 साल के बीच में बच्चा देती है। शुरुआती 2 महीने में ही बच्चा 25 किलो का हो जाता है। बाजार भाव के अनुसार दुम्बा के बच्चे की कीमत 2 महीने में ही 30,000 रुपये तक हो जाती है, मगर जैसे ही 3 से 4 महीने होते हैं तो इनकी कीमत 70 से 75,000 रुपये हो जाती है। पशुपालक दुम्बा को भूसे की सानी के साथ चने का दाना खिला सकते हैं। इसके साथ ही सर्दी के मौसम में बाजरा खिलाया जा सकता है। यह बेहतर रोजगार का एक अच्छा विकल्प है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हमारे किसान भाई कृषि के साथ दुधारू पशुओं का पालन भी करते हैं। इन दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन तभी संभव है जब इनका आहार संतुलित हो। कौन कौन सी और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों को होनी आवश्यक है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव से। सभी किसान पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि पशुओं को पालना अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, साथ में अपने परिवार के पोषण को पूरा करने के लिए। हम पशु के से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सारी विधियां हैं, जिनमें एक सबसे पहले प्रमुख है पशु का प्रबंधन। पशु के प्रबंधन में सबसे पहली आवश्यकता आती है कि पशु के पानी का प्रबंधन। दूध उत्पादन के लिए सबसे ज़रूरी है पानी, और पानी पशु को 24 घंटे साफ और स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। पानी पशु के शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है, पशु की विभिन्न क्रियाओं को क्रियान्वित करने में मदद करता है, पशु के विभिन्न जहरीले पोषक तत्वों को बाहर निकालने में शरीर से मदद करता है। इस तरह से पानी की आवश्यकता पशु को 24 घंटे रहती है, और पशु को ये पशु बाड़े के अंदर 24 घंटे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना चाहिए। दूसरा आता है पशु आहार की व्यवस्था। पशुपालक भाइयों, पशु आहार पर एक किसान और पशुपालक भाई सबसे ज़्यादा अपना जो खर्चा उस पर करता है। इसमें सबसे पहली आवश्यकता आती है कि पशु आहार का सही चयन कैसे करें। हम पशु को पशु आहार एक 24 घंटे के अंदर में जो भी जितना दिया जाने वाला आहार है उसके हिसाब से गणना करते हैं। इसमें उसको चारा देते हैं, उसको बांटा देते हैं। पशु चारे में हरा चारा देते हैं, सूखा चारा देते हैं। तो पशु का जो हरा चारा है, इसमें लगभग 2/3 पशु को हरा चारा देवें और 1/3 सूखा चारा देवें। हरे चारे में भी दलहनी जो फसलें हैं,
जैसे कि गवार है, लोबिया है, बरसीम है, रिजका है, इनको देवें और इनको काट कर देवें, छोटा छोटा करके देवें। दूसरा पशु का जो गैर दलनीय हरा चारा है उसमें जौ, जवार, मक्का, बाजरा, गेहूं ये आते हैं, तो ये भी हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के देवें, जिससे पशु का जो पाचन है वो अच्छे तरीके से हो पाता है। दूसरा है सूखा चारा। सूखे चारे में वैसे तो पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन पशु के अन्य जो भोजन को पचाने के लिए, आहार को पचाने के लिए सूखा चारा भी अत्यंत आवश्यक है, और ये पशु का पेट को भरता भी है, साथ में रेशे की उपलब्धता करवाता है, जिससे पशु का पाचन है वो सही रहता है। दूसरा जो प्रमुख घटक है वो आता है सांद्र दाना या बाटा। सांद्र दाना या बाटा सामान्यतः हम पशुपालक भाइयों की ये रहता है कि पशु यदि दूध दे रहा है तभी हम उनको बाटा उपलब्ध करवाते हैं। जो पशु दूध नहीं दे रहा है या जो पशु गाभिन है फिर भी हम उसको बाटा कई बार नहीं देते हैं, तो कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। पशु को बाटा गर्भ अवस्था होने के बाद ज़रूर देवें, और आखिरी के गर्भ के कुछ महीनों में बाटा और खनिज, मिनरल, लवण इनकी आवश्यकता रहती है, जो उसको ज़रूर देवें। बाटे में मेन जो मुख्य घटक हैं वो हैं पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये जो बाटे का मिश्रण है इसको एक घोल बनाकर थोड़ा उबालकर, जिससे कि पशु आसानी से उसको पचा सके। अब हमने पानी की व्यवस्था भी कर ली, पशु को पशु आहार की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन फिर भी पशु जो है दूध उत्पादन अच्छा नहीं दे रहा है, तो इसमें सबसे जो और दूसरा कारण हो सकता है वो है पशु के पेट में कीड़ों का होना। पशु का पेट हम जो आदमियों के पेट से थोड़ा अलग होता है, और उसके पेट में जो कीड़े हैं, चूँकि वो हरा घास, चारा इस तरह की चीज़ें खाता है, तो बहुत जल्दी पनपते हैं। उसमें टेपवर्म, फीताकृमि, गोलकृमि, कई तरह के जोंक इस तरह के जो लग जाते हैं, और पशु के जो पेट से जो है वो खून को चूसते रहते हैं, और खून से ही दूध बनता है। तो जब खून की मात्रा ही कम हो जाएगी तो दूध भी कम बनेगा। इसलिए पशु को पेट के कीड़ों की दवाई, जिसको डिवर्मिंग भी बोलते हैं, वो हर 3 या 4 महीने में ज़रूर देवें, और संभव हो तो गोबर की जांच कराकर ही देवें। और एक दवाई जो आपने दे दी है उसको वापस दोबारा उसी को ना देवें, उसको बदल बदल के देवें। अगला जो मुख्य जो कारण है जो जिससे हम उसका निवारण करना चाहिए पशु को दूध को बढ़ाने के लिए, वो है पशु की मौसमी बीमारियों से टीकाकरण करवा के। खुरपका, मुँह पका रोग, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, ये इस तरह के रोग हैं जो पशु में होने के बाद पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता को तोड़ के रख देते हैं। और इनमें भी खुरपका, मुँह पका रोग तो ऐसा रोग है जो बिल्कुल ही पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता को 0 कर देता है, लगभग 0 कर देता है। तो इस तरह की बीमारियों का टीकाकरण करने के लिए हर जो मानसून का जो मौसम होता है उससे पहले टीकाकरण करवाएं। पशुओं का समय समय पर टीकाकरण करवाने से पशु के दुग्ध उत्पादन क्षमता में जो है वृद्धि होती है, और हमें जो आर्थिक नुकसान हो सकता है उससे हम बच सकते हैं। तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि जब भी मानसून का मौसम आए उससे पहले टीकाकरण ज़रूर करवा लें। इनमें प्रमुख बीमारियां हैं खुरपका, मुँह पका, गलघोटू और लंगड़ा बुखार। खुरपका, मुँह पका बीमारी तो ऐसी बीमारी है जिसके होने पर पशु का दुग्ध उत्पादन जो है वो बिल्कुल नगण्य हो जाता है, 0 हो जाता है, और पशुपालक को बहुत ही आर्थिक जो हानि का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में जो पद्धति हम अपना सकते हैं दूध को उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसमें है कि पशु का दूध जो है निकालना है वो बार बार निश्चित समय अंतराल पे ही करें। यदि पशु का दूध निकालने का समय सुबह 4 बजे फिक्स है तो सही 12 घंटे के अंतराल बाद ही दोबारा निकालें। यदि कोई दूध अधिक देने वाला पशु है तो उसका दूध 3 बार भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो समय तय होनी चाहिए। इसके बाद में पशु से अधिक दूध उत्पादन के लिए पशु के जो ब्याने के बाद में निश्चित समय यानी लगभग 2 महीने के बाद उससे उसका गर्भ धारण करवाना ज़रूरी है। जैसे ही पशु के लगभग 2 महीने हो जाएं तो पशु का गर्भ धारण करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें आगे की ब्यात में उससे दूध लेना है। इसलिए समय रहते यदि पशु आपका गर्भित नहीं हो पा रहा है या गर्भ में या ताव में नहीं आ रहा है तो आप
पशु को ब्याने के लगभग 2 महीने बाद तुरंत गर्भित करवाने की आवश्यकता होती है। इसलिए पशुपालक भाई इस अवस्था का ज़रूर ध्यान रखें। कभी कभी पशु जो है वो साइलेंट या जिसको कहते हैं कि शांत हीट की अवस्था में होता है और हम पशुपालक भाई उसका पता नहीं लगा पाते हैं, जिसके कारण वो हीट या ताव की स्थिति निकल जाती है और पशु जो है गर्भधारण नहीं कर पाता है। तो हमें जो हीट के जो लक्षण हैं, ताव के लक्षण हैं, जैसे कि पशु का बार बार रंभाना, बार बार पेशाब करना, भैंसों में डोका होना और पीछे से जेरा दिखाना, इस तरह की जो सामान्य क्रियाएं हैं उनको ध्यान में रखकर निश्चित समय पर उस हीट की अवधि का पता लगाना है। और एक अच्छे संतति की प्राप्ति करने के लिए हमें कृत्रिम गर्भाधान का चयन करना है। हम 2 तरीके से पशु को गर्भित करा सकते हैं, एक तो सामान्य प्राकृतिक गर्भाधान से और दूसरा कृत्रिम गर्भाधान से। प्राकृतिक गर्भाधान में ये होता है कि हमें जो बुल या सांड होता है उसके पास पशु को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है और कई बार हमें समय पर मिल भी नहीं पाते हैं। इसलिए कृत्रिम गर्भाधान मैं कहूँगा कि आप उसको प्राथमिकता देवें और इस कृत्रिम गर्भाधान में एक उच्च गुणवत्ता का सीमन जो है, जिसको वीर्य भी कहते हैं, वो आप अपने पशु को लगवाएं और फिर हर 2 महीने बाद में उसकी जांच जरूर करवाएं। यदि आपका पशु गाभित रह गया है तो वो 1 महीने बाद में या 20-21 दिन बाद में दोबारा जो है हीट या ताव के लक्षण दिखा देगा। और यदि नहीं रहा है तो यदि ताव में रह गया है तो वो इस तरह के लक्षण नहीं दिखाएगा और यदि हीट या मद में आ जाता है तब हमें दोबारा उसका कृत्रिम गर्भाधान कराने की आवश्यकता होती है। जब पशु में गर्भ ठहर जाता है तो उसका 2 महीने के उपरांत चेकअप या जांच जरूर करवाएं पशु चिकित्सक के द्वारा। और यदि पशु गर्भित है तो उसके बाद में उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखने की, अलग से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें उसको बाटे की जो है आवश्यकता रहती है, तो 1 से 1.5 किलो बाटा हम उसको अलग से देवें। सामान्यतः दूध उत्पादन के लिए बाटा जो है या चारा जो है, दूध उत्पादन के लिए गाय में 2.5 किलो के ऊपर 1 किलो बाटा देते हैं और भैंस में 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो बाटा देते हैं। और यदि गर्भ अवस्था आ गई है तो हम 1 से 1.5 किलो बाटा है उस जानवर को और एक्स्ट्रा देवें। और गर्भ काल से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों के बारे में थोड़ा सा सावधान रहें। यदि पशु में कभी आफरा लगता है या कभी दस्त की शिकायत होती है या कभी कोई जेरा या ऐसा डिस्चार्ज दोबारा दिखाई देता है तो हम उसे समय रहते ही पशु चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। यदि उसके बच्चेदानी में कोई मवाद है, कोई दूसरे प्रकार के ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से वो हीट में या ताव में नहीं आ रहा है तो उसका समय रहते ही इलाज हो पाए। उसके बाद में जैसे ही गर्भधारण हो जाता है तो कई बार पशुपालक भाइयों की भ्रांति रहती है कि मेरा पशु अब दूध उत्पादन देना कम कर देगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत असर देखा जा सकता है, लेकिन पशु जो है वो दूध देना जारी रखता है और बहुत ज़्यादा अंतर उस पर नहीं आता है। लेकिन उसके बाद में पशु का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पशु की गर्भ अवस्था पूरी एक निर्धारित समय अवधि तक पूरी चल पाए। इसके साथ ही साथ जो बछड़ा या बछड़ी, जब पशु ने बछड़ा या बछड़ी पैदा किया है, उस टाइम दिया है, उसका बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। उसके ख्याल रखने में ऐसा नहीं है कि जब वो बड़ा हो तभी हम उसको दाना पानी चारा पानी दें। उसको शुरू से ही जब वो जन्मा है तभी से उसको खीस या कोलेस्ट्रम है वो ज़रूर पिलाएं। कई बार पशुपालक भाई उस खीस या कोलेस्ट्रम को निकाल कर जो है नाली में या वैसे ही डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। वो खीस या कोलेस्ट्रम है वो बछड़ा बछड़ी के लिए एक तरह से अमृत के समान है, तो इसलिए उसको जन्म के 3 से 4 घंटे के अंदर ही उसको ज़रूर पिलाएं। उसके बाद में कुछ सामान्य सी जानकारियाँ हैं, जैसे कि पशु का आवास हम ऐसी जगह रखें जैसे कि बरसात के दिनों में उसमें पानी इकट्ठा नहीं हो और पशु को अत्यधिक तनाव का सामना नहीं करना पड़े। यदि मौसम सर्दी का आने वाला हो तो वहाँ हम टाट या बोरी लगाकर जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोक सकें और पशु पे प्रतिकूल असर नहीं हो और दूध उत्पादन कम नहीं हो। और यदि गर्मी की अवस्था है, जो कमरा है, पशुशाला है, उसका जो है वातावरण ऐसा हो
उसकी शुद्ध जो हवा है वो उसमें प्रवाहित होती रहे और पशु को कोई तनाव नहीं हो। इसके साथ ही साथ आजकल पशुपालक भाई गर्मी के मौसम में फव्वारा भी कुछ लगा सकते हैं, जिससे कि क्या है उसको स्ट्रेस या तनाव की अनुभूति कम हो। लेकिन बरसात के दिनों में ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पानी का इकट्ठा नहीं हो, जिससे कि मक्खी मच्छर ये उसके नहीं लगें और अन्य जो बदबू या इस तरह की कोई अवस्था है वो नहीं आ पाए। नियमित रूप से पशुशाला की साफ़ सफाई रखें, जिससे कि जूं चीचड़ ये इस तरह की जो बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु हैं ये नहीं आएँ और पशु जो है बिल्कुल निरोगी रहे। अंत में सभी पशुपालक भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो सभी पशुपालक भाई जब भी पशु गर्भित हो और गर्भ के आखिरी क्षणों में हो तो उसको बाटा और सुपाच्य आहार ज़रूर देवें, क्योंकि उस समय उस आहार की अत्यंत आवश्यकता होती है, और पचने वाला आहार देवें। दूसरा, जब अपना पशु जो है वो ब्याह जाता है तो उस समय उसके ब्याने का जो दौरान उसकी जो सारी अवस्थाएं हैं, जेर का गिर जाना और बच्चे को दूध या कोलेस्ट्रम पिलाना, इन क्रियाओं को ज़रूर करें। उसके बाद की अवस्थाओं में उसको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं आने देवें। उसको कैल्शियम की खुराक है वो एक्स्ट्रा आप देवें। पशु को नियमित अंतराल पे 3 से 4 महीने पे पेट के कीड़ों की जो दवा है वो पिलाते रहें। पशु को नियमित रूप से टीकाकरण करवाएं मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए, और साथ ही साथ पशुशाला में पशु को इस तरह से रखें जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे, जिससे उसको कोई तनाव नहीं हो और पशु है वो आराम से अच्छे से जो है वो अपना जीवन यापन करे और अधिक दूध उत्पादन हमें देवे। अभी आप देख रहे थे दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन कैसे लें। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। फिर से होगी मुलाकात कुछ नए विषय, कुछ नई जानकारी के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।